हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग एमपीएससी का 24 नवंबर 2018 का जो पेपर हुआ था गाइस, पेपर 1 का, उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग पेपर 1 के जो क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा पेपर 2 भी बाकी रहता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये आपके लिए, आने वाले 13 मई के लिए जो आपका एमईएस मेंस का एग्जामिनेशन है उसके लिए रिव्यू जानना, ठीक है। इसके पहले हमने 2022 के और 2000 हमारा जो 19 का पेपर है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया गाइस कंप्लीटली, ठीक है। उसमें से 200 क्वेश्चन इंटू 2, तो आपके 400 क्वेश्चन यही पे प्रिपेयर हो जाते हैं। प्लस अगर हमारा 2018 का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हो। काफी सारे दिनों से हमने जिस तरीके से आपको प्रॉमिस किया था गाइस, अभी हमने एमपीएससी के लिए सुपर मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए, जिसका पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये काफी फ्रेशली डिजाइन क्वेश्चन है गाइस, एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस पेपर को डिजाइन किया है, और इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का ऐप आपके पास होना चाहिए। मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 अभी आपका रिलीज हो चुका है, पेपर 2 जो है वो 6 तारीख को 6 मई को अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपको ये अटेम्प्ट करना, ठीक है। देखिए गाइस, पेपर 1 एज पर द सिलेबस जो पॉइंट है हमारे पास में सिलेबस में गिवन, ठीक है, 10 पॉइंट्स हमारे पास में बताया गया, ठीक है, पेपर 1 के सिलेबस में, और 10 पॉइंट जो है हमारे पास में पेपर 2 के अकॉर्डिंगली बताया गया, ठीक है। तो उसी को फॉलो करके हमने इस मॉक टेस्ट को स्पेशली आपके सामने हमने प्रेजेंट किया गया। सो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है और उसको अटेम्प्ट करना है सीरियस नोट पे, ठीक है, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके, ओके। साथ ही साथ आपको कुछ और भी रिकमेंडेड सेशंस में आपको प्रोवाइड करूंगा इस सेशन में, जो कि आपको कंपलसरीली देखने हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2018 का जो इसके पहले का पार्ट 1 था वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस करके रखे। 24 नवंबर 2018 को पेपर हुआ था, ठीक है। उसी के साथ आप देख सकते हो जो रिसेंटली, मतलब अभी अभी जो हम लोग अक्टूबर में पेपर हुआ था गाइस, 2021 का जो एमईएस मेंस का एग्जामिनेशन था 29 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उसके आप देख सकते हो पेपर 1 का हमारे 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक है, ठीक है, 1 से लेके 100 तक है। उसके बाद में 1 to 50, ठीक है, ओके। देखिए ये पेपर 2 है, आप सिर्फ मार्क कीजिएगा, मैंने ध्यान में रखा यहाँ पे पेपर 1 है। पेपर 1 का 1 to 50 क्वेश्चन ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में पेपर 1 का सेकंड पार्ट 51 से लेके 100 क्वेश्चन, तो ये दो मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। देन हमारा सेपरेटली थर्ड पार्ट में हमने पेपर 2 जो है कंप्लीटली एक ही सेशन में 100 क्वेश्चन कवर करा दी। तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीटली हमने एनालाइज किए थे जस्ट आफ्टर योर आंसर की रिलीज, ओके। तो आप इसको जाके वॉच करना है। साथ ही साथ अगर आपको 2019 का भी पेपर देखना है तो 2019 के जो स्क्रीनशॉट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन सारे स्क्रीनशॉट के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना के रखे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे लिंक्स है वहाँ से जाके आप इसको ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है गाइस, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशंस होने वाले, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको इसका पेपर 2, ठीक है, आप देख सकते हो डिटेल सॉल्यूशन ऑफ पेपर हेल्ड ऑन 24 नवंबर 2019, ठीक है, पेपर 2। अभी हमने इसके पहले का जो पेपर था ये पेपर 1 के 5 पार्ट एक्सप्लेन किए थे, 20 क्वेश्चंस हर एक सेशन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसी के साथ पेपर 2 जो था, ठीक है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया 1 शॉट। आप इसको जाके देख सकते हो, कंप्लीट 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो उसको डेफिनेटली जाके वॉच करना है गाइस। और एक हमने टेलीग्राम पे एक PDF अपलोड किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने एमपीएससी इलेक्ट्रिकल मेंस के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेशन जो है जहाँ पे जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आपको कंपलसरीली देखना ही देखना है, ये हमने डाल के रखे थे गाइस। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो हमने सेशंस आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन हो गया, एल्यूमिनेशन का कुछ सेशंस है, ठीक है। बाकी हमारे पास में अल्टरनेटर इंडक्शन मशीन के जो जहाँ से क्वेश्चन अभी तक 2022 के पेपर में बन चुके गए, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन भी हमने इसके अंदर डाल के रखे, ऑफिशियल सिलेबस भी है इसके अंदर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेशन की लिंक भी है। इसको आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसके जो हमारे पास में सिलेबस का सेक्शन है वहाँ से भी आप जाके ब्राउज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारे इस PDF को भी और जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोनों भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइस, Swotchify_official का नॉन टेक्निकल के लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का हमारे टेक्निकल के प्रिपरेशन के लिए, ओके। साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ ये जो सारे टॉपिक्स है गाइस, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया, एमपीएससी कोर्स के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरी सब पॉइंट, ओके। इसी के साथ हमने जो 3 मेजर जो टॉपिक्स होते हैं, डीजल जनरेटर सेट, पंप सेट्स, ठीक है, और HVAC एंड रेफ्रिजरेशन, इसको एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑलरेडी सेशन अपलोड हो चुका है। इल्यूमिनेशन का भी हमने फ्रेशली नया डिजाइन किया हुआ सेशन भी आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये सारे सेशन जो आपको वॉच कर लेना है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन और एक अंडरग्राउंड केबल का सेशन में जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा, इस काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो ये आप सारे सुपर एमसीक्यू कोर्स में क्विकली रिवाइज कर सकते हो गाइस। लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 से ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज हमारे इस कोर्स के अंदर से पूछे गए थे, तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा।
25 प्लस सेशन है आपको, ठीक है। अगर आपने इसके पहले यूपीपीसीएल जेईई का कोर्स ज्वाइन करके रखा है या फिर महाजन को कोर्स ज्वाइन करके रखा है, तो आपको ऑडिशनल उसमें और भी डिस्काउंटेड हमने प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। इसके हमने यहाँ पे कूपन कोड स्पेशली आपको बताया, MPSC 70, MPSC 80, ठीक है। MPSC ये यूपीपीसीएल जेईई एस्पिरेंट्स जिन्होंने परचेज करके रखा है, उनके लिए हमने कोर्स दिया था। सिर्फ 199 रुपीज़ में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस, अगर आपने इन दोनों में से लेके रखा है, ठीक है। ओके और अगर आपने इसके पहले अगर आपने महाजन को भी ज्वाइन नहीं किया है और आपने यूपीपीसीएल जेईई अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो MPSC 40 कूपन कोड लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। इसके अंदर हमने 2 एडिशनल जो कोर्सेज है, जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेपरेटली 198 रुपीज़ कॉस्ट करता है, और एक हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम्स और AC फंडामेंटल प्लस PLC का हमने कोर्स, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके रखा है, जिसकी ओरिजिनली जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ है, ओके। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो सारे टॉपिक्स है ये ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो माइंड में कि आपको ये सारे टॉपिक्स आपके क्विकली प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन जल्दी है, तो डेफिनेटली गाइस इसकी ई बुक जो है, ठीक है, वो भी हमने आपको प्रोवाइड करके रखे, उसके माध्यम से भी आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। सारे कॉम्प्रहेंसिव सेशंस है, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टेबल्स और चार्ट्स के माध्यम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी मदद मिलेगी गाइस। डेफिनेटली इसको स्किप नहीं करना है कहीं भी। ये जो 3 महीने टॉपिक्स बताए ये तो आपको स्पेशली प्रिपेयर करना है, जैसे HVC हो गया, एलिमिनेशन, ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से आपका स्कोर निकल के आता है जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना है। कूपन कोड अभी भी हमने इसका MPSC 40 जो कूपन कोड है आपके लिए अलाउ करके रखा है, ठीक है। आप 599 या फिर उसको 299 या फिर 199 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा कोर्स ऑलरेडी लेके रखा है, ठीक है। सो आपके लिए भी हमने सहूलियत आपको प्रोवाइड करके रखे, ओके। किस तरीके से ज्वाइन करना है सारे आपको मैंने इंस्ट्रक्शन बता दिया गया, ठीक है। आपको डाउनलोड करके आपको काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, पेड कोर्स के सेशन में आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं, और काफ़ी सारे दिनों के लिए मैं आपको काफ़ी सारे दिनों से हमारे पास में PCMC, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे गए, ठीक है। उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पर्टिकुलर कोई कोर्स या फिर पर्टिकुलर मॉक टेस्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मराठी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी प्लस प्रोफेशनल नॉलेज है वहाँ पर, GK भी है। तो सारे सेशंस हमारे पास कोचिफाई पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। और अगर आपको जनरल इंग्लिश का जो सेशन है वो अगर आपने देखने होंगे, ठीक है, या फिर आप PCMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गए, ठीक है, तो ये आपको जनरल इंग्लिश का कोर्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, जिसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स इतने सारे आवर्स में हमने कंप्लीट करके रखा है, ओके। सो डेफिनेटली आपको वॉच करना है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉमन एड्स है, सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं जो आपको वॉच करने हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग हमारे पेपर 1 का जो सेशन है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक इसको डिस्कस कर लेते गाइस, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, कमेंट ऑन द स्पीड ऑफ जनरेटर ऑफ अ चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन एंड कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं करता है, ठीक है, कोयना है या फिर आपका चंद्रपुर है, आपको कौन सा वहाँ पे जो है प्लांट इक्विपमेंट यूज़ किया गया है वो इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास में हाइड्रो पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन में कौन से हम लोग जो रोटर्स यूज़ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली गाइस यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, सैलिएंट पोल और दूसरा होता है हमारे पास में सिलेंड्रिकल, ओके। अगर हम लोग हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करते हैं तो इसका स्पीड ऑब्वियसली कम होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट चूज कर पाएंगे, चंद्रपुर थर्मल सुपर पावर स्टेशन जनरेटर स्पीड इज हायर, क्योंकि हमारे पास में सिलेंड्रिकल रोटर जो होते हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन में वो जो यूज़ करते हैं, जिसका एक्शियल लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके, एक्शियल लेंथ ज़्यादा, लेकिन इसका डायमीटर जो है हमारा कम रहता है, तो वो हम लोग थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग टर्बो अल्टरनेटर्स के लिए कैटेगरी में हम लोग कैसे अराउंड 3000 RPM के स्पीड पे वो रोटेट होता है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। जो साइलेंट पोल रोटर्स यूज होते हैं तो वो लो स्पीड डिवाइसेस में यूज होते हैं, अराउंड 100 RPM से लेके 1500 RPM तक की वो उसका स्पीड रहता है, ठीक है, उससे भी हालांकि कम रहता है, ठीक है। अराउंड हम लोग कह सकते हैं हाइड्रो जनरेटर का जो स्पीड रहता है वो अराउंड 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट तक ही हमारा रह सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जनरली नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा रहते हैं और देखिए इसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, एक्शियल लेंथ जो है उसकी कम रहती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार ये डिस्कस कर चुके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स आर यूज्ड इन, ऐसा में क्वेश्चन में पूछा गया, तो सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, ठीक है, जो फ्लू गैसेस से जो हमारे पास में डस्ट कलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स द्वारा किया जाता है, ओके। और ये कहाँ यूज होता है, ये चिमनियों में यूज होता है गाइस, ठीक है। और चिमनियाँ कहाँ पे यूज होती है, ये हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन में यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन टू रिड्यूस टू हीट द वाटर, ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही गलतियाँ हो, छोटी छोटी गलतियाँ करके आते हैं, इकोनॉमाइजर, ठीक है, एयर प्री हीटर, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो आपको अच्छी
तरीके से पता होना चाहिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए थर्मल पावर स्टेशन में यूज होते हैं, लेकिन टू हीट द वाटर नहीं गई, इसका फंक्शनिंग नहीं है। थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, ठीक है। अब देखिए कोरोना इफेक्ट जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? ये क्या अंडरग्राउंड केबल में होता है क्या? नहीं, अंडर वाटर केबल्स में नहीं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड ओवरहेड ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ओके, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है या फिर ओवरहेड ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं होता है क्योंकि वोल्टेज लेवल काफी सिग्निफिकेंटली कम रहता है, ठीक है। जो हमारा ओवरहेड ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पे हमारा ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कोरोना इफेक्ट के लिए स्टैंड अलोन हमने 15 से 20 मिनट का सेशन बना के रखा गाइस। आप क्या करिएगा, देखिए अगर आप एमपीएससी के लिए सीरियस हो और प्रिपेयर करना चाहते हो, जितने भी मैं आपको बातें कह रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुन लेनी गाइस। अभी आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है। ये जो हमने बताया आपको कि कोरोना इफेक्ट का सेशन बना के रखा, आपको नोट डाउन करके चलिएगा आपके रफ नोट्स पे कि आपको कोरोना इफेक्ट का सेशन देखना है करके, ठीक है। सिंपली आप क्या करना है, कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू ऐसे डाल लेना है, या फिर उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सेशन जाके देखना है। इंक्लूडिंग इट्स पावर, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक फार्मूला रहता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का, ठीक है, जो फार्मूला रहता है VD इज इक्वल टू G0 M del इंटू नेचुरल लॉग ऑफ D बाय स्मॉल r, ठीक है, किलो वोल्ट पर RMS, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है। यूनिट भी ध्यान में रखा कीजिएगा, हर एक चीज़ों का आपको सिग्निफिकेंस होता है गाइस, ठीक है। एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें गाइस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखे, इसके किस तरीके से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, तो ये अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना होगा और वो प्रिपेयर करके जाना होगा। अभी आपके पास काफ़ी कम समय अवेलेबल है अगर हम लोग कंसिडर करते हैं मेन्स के एग्जामिनेशन डेट के लिए, ठीक है। तो वो बातों को ध्यान में रखे हुए आपको प्रिपरेशन करना होगा, रिविजन आपकी उसी के साथ होते जाती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको स्कोर दिलाते हैं एग्जामिनेशन में, और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। अब देखिए कोरोना इफेक्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपको उसका फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक काफी हाई पॉसिबिलिटीज होती है। दूसरी बात उसके कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे तो इसमें स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 1 एंड बोथ 1 and 2 करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज आपको मैं ऑलरेडी बताते हुए चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ऐसा में क्वेश्चन पूछा गया था, एज कम्पेयर टू द सिंगल कंडक्टर द बंडल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन हैव। सिंगल कंडक्टर, अगर हम लोग मान लो एक सिंगल कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और वही सेम क्रॉस सेक्शंस के लिए हम लोग बंडल कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बंडल कंडक्टर्स में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है इसके, इसके नंबर ऑफ स्टैंड्स, ठीक है, कितने नंबर। अभी देखिए 2 लेयर रखा है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टैंड्स इसमें से बनेंगे। अगर हम लोग लेयर बढ़ा दें तो कितने नंबर ऑफ स्टैंड्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या रहता है, ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स में सेपरेटली पढ़ा के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हमने रेगुलरली आपको बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपको ट्रांसको के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, अब देखिए बंडल कनेक्टर और सिंगल कनेक्टर में एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि जो बंडल कंडक्टर रहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें लोअर सर्ज इंपोर्टेंसेस के वैल्यू रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इन्फाइनाइट सर्ज इंपोर्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ सर्ज इंपोर्टेंस, ठीक है, जीरो सर्ज इंपोर्टेंस, ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएगी इस केस में। ओके, सर्ज इंपोर्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। अभी मैं आपको नोट डाउन करता हूँ जितने चीज़ें आपको बता रहा होगा, प्लीज़ इस सेशन को पॉज करके हर सेशन को जो भी हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन होते चलते जाते गाइस। ओके, आपको रिकॉल करने के लिए इसको स्पेशली टाइम निकाल के आपको बैठना नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर यूनिट इंपोर्टेंसेस ऑफ ट्रांसफार्मर मेजर्ड फ्रॉम द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, ठीक है। देखिए गाइज ये बात काफ़ी एविडेंट है कि जो पर यूनिट इंपोर्टेंसेस रहते हैं, ठीक है, वो दोनों भी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के दोनों भी इक्वल रहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे एक्सप्रेस किए जाते हैं वोल्टेज करंट के टर्म्स में। ओके, जो पर यूनिट वैल्यू है वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। ओके, सिंपल सा, इसके वैल्यूज इक्वल रहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डे टाइम सोलर सेल जनरेट। देखिए सोलर सेल जो है डे टाइम पे कौन सा वोल्टेज जनरेट करते हैं, वेरिएबल डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं। देखिए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज इसका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए कांस्टेंट एसी वोल्टेज तो जनरेट नहीं करेगा और वेरिएबल नहीं करेगा। ये क्यों करता है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग सोलर सेल्स की बात करते हैं, सोलर पैनल्स की बात करते हैं, इसके बाद में हमारे पास में रेक्टिफायर की ये आता है, ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा इंक्लूड होता है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में इन्वर्टर का एक हमारे पास में, ठीक है, ये क्या करता है हमारे पास में डीसी टू एसी हमारा कन्वर्ट करता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फंडामेंटली जो डीसी वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है,
ओके जो डीसी वोल्टेज जनरेट होता है वो वाया यूजिंग इन्वर्टर हमें एसी में हमें कन्वर्टेड आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट कौन सा मिलता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट मिलता है 230 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कितना किलोवाट का हमारे पास में सिस्टम है और कितना हमारे पास में उसका प्लांट की कैपेसिटी है। ठीक है, वो डिपेंड कर सकते हैं, 230 वोल्ट भी ले सकते हैं या फिर अगर कमर्शियल लेवल पे तो 440 वोल्ट, ठीक है 415 वोल्ट तक भी हम लोग जा सकते हैं आफ्टर दिस इन्वर्टर। ठीक है, तो ये इन्वर्टर यहाँ पे जब आ जाता है तब उसके बाद वो डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है यहाँ पे गलतियाँ करके आ जाते हैं। हमने पर्टिकुलरली देखा कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट डीसी वोल्टेज भी है मार्क करके आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो काफ़ी सिंपल से रहता है, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो परखता है, लेकिन होता क्या कि हम लोग गलतियाँ करके बैठे गए। ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है ये 1.5 वोल्ट ये कांस्टेंट वोल्टेज है करके हम लोग मार्क करेंगे। लेकिन देखिए आपको ध्यान में रखना होगा, सोलर सेल जो पावर जनरेट करते हैं सोलर इरेडियंस के ऊपर, सोलर इरेडियंस के ऊपर वो पावर जनरेट होता है। तो वो सोलर का जो है, ठीक है मॉर्निंग से लेकर जब वो इवनिंग तक जो सन की पोजीशन रहती है उसके डिपेंडिंग हमारे पास में सन का जो सोलर इरेडियंस वो रहता है। ठीक है, उसी के कारण हमारा वेरिएबल डीसी मिलता है। ठीक है, हालांकि ट्राइड्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, बट वो रेंज रहती है वो फिक्स नहीं रहता है। ओके, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वेरिएबल डीसी वोल्टेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग विंड टर्बाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विंड डायरेक्शन। देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि इनमें से कौन से विंड टर्बाइन का जो ऑपरेशन है विंड की डायरेक्शन, चाहे वो विंड साउथ टू वेस्ट आ रही है, वेस्ट टू साउथ जा रही है या फिर नॉर्थ टू वेस्ट जा रही है, वो उसका जो विंड डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विंड डायरेक्शन के ऊपर जो उसका ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते रहता है, तो वो हमारा वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। अब देखिए दो क्वेश्चन आपको अभी भी बन सकते हैं। ठीक है, VAWT या फिर HAWT। ठीक है, अब देखिए इतना तीन कॉमन है, एक्सिस, ठीक है एक्सिस विंड टर्बाइन, एक्सिस विंड टर्बाइन। ठीक है, V मतलब होता है वर्टिकल और H मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के भी एग्जांपल्स हम लोग को पता होने चाहिए कि एक तो रहता है मल्टीब्लेड, ठीक है दूसरा रहता है हमारे पास में सेल, तीसरा रहता है हमारे पास प्रोपेलर। ओके, वर्टिकल एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेरियस आता है, 0 मिल आता है और 7 ईयर्स टर्बाइन आते हैं। इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में बनता है। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो रहता है उसके वो उसका जो ऑपरेशन रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है विंड डायरेक्शन के ऊपर। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस सिमिलर से आपको लग रहे होंगे और हमने ऑलरेडी काफ़ी कबार ये डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था गाइस आपको कि स्टीम टर्बाइन प्लांट में एक्सट्रैक्शन जो होती है हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस टू हीट द फीड वाटर ऑफ द बॉयलर इज डन बाय। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा गया, थर्मल स्टेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। जो फ्लू गैसेस रहती है, ठीक है जो लेफ्ट आउट गैसेस रहती है गाइस, ओके उसमें हीट कंटेंट रहता है। ठीक है, हीट कंटेंट रहता है, वो हीट जो है हम लोग वेस्ट ना जाते हुए हम लोग उसको ट्राई करते हैं कि उसको रीयूटिलाइज करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसको रीयूटिलाइज करें। ओके, वो किस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो फीड वाटर रहता है, जो बॉयलर में हमारा फीड वाटर रहता है गाइस। ठीक है, यहाँ से आता है पानी हालांकि, ठीक है जो फीड वाटर रहता है उसको हीट करने के लिए यूज़ करें सो दैट ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सके। ओके, बॉयलर की, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है वाया यूजिंग इकोनोमाइजर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये जो इकोनोमाइजर है ये अराउंड कितना परसेंट सेविंग देता है, हमारा 15 से 20% सेविंग देता है। ये छोटे छोटे वैल्यूज भी ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में बन सकता है। ओके, इसी के साथ एयर प्रीहीटर क्या काम करता है, सुपर हीटर क्या काम करता है, कंडेंसर और इकोनोमाइजर क्या काम करता है हमारे पास में थर्मल पावर स्टेशन में, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर ट्रांसमिशन लाइन सीक्वेंस इंपेडेंस। देखिए ट्रांसमिशन लाइन सीक्वेंस इंपेडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस साल भी गाइस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, देखिए क्योंकि जो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस रहते हैं वो सेम रहते हैं गाइस। ठीक है, ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, और मेजरली जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंसेस होते हैं गाइस, ओके उसका जो क्वांटिटीज रहते हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट रहती है वो रहती है हमारे पास 120 डिग्री अपार्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस भी आता है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस जो है कब निगलेक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका होमवर्क की तरीके से आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, जिससे यहाँ पे हमारे पास में A B C
डी 4 स्टेटमेंट है और इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। देखिए होता क्या है कि अगर उनको एग्जामिनर को जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने रहते हैं, एक ही टॉपिक से एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ाने रहते हैं और वो काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक रहता है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि द फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द सैग इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए जो सैग होता है हमारे पास में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, जिस तरीके से इसके तरीके से झुकाव होता है, ठीक है, कंडक्टर का, ठीक है, ये होता है हमारा पर्टिकुलर सैग। ओके, तो ये जो सैग होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि द सैग इज, यहाँ पे हमारे पास में स्टेटमेंट है कि, और यहाँ पे देखिए इसमें से बताया गया कि द अबव स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट, तो आपको ये भी जान लेना है कि कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। एग्जामिनेशन में होता है कि हमें पूछा था इनकरेक्ट या फिर करेक्ट और हम लोग उसका रिवर्स करके आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये क्वेश्चन में बेसिकली एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया ये आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है गाइस, और आप में इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी जो आपका टेंडेंसी है वो अभी हमारी कम हो जाती है। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया, सबसे पहला है द सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द कंडक्टर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, S इज इक्वल टू WL² / 8T। ओके, W होता है वेट, L होता है इसकी लेंथ, T होता है हमारे पास में टेंशन, ठीक है, ना कि टेम्परेचर। ओके, स्ट्रिंजिंग चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है सैग को पता करने के लिए गाइस, ठीक है। जो सैग वर्सेस टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो हम लोग उस स्ट्रिंजिंग चार्ट के ऊपर वो प्लॉट करते हैं। ओके, तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बताया गया नहीं, क्योंकि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ, करेक्ट है। जो सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पैन लेंथ, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्किंग टेंशन के ऊपर। ओके, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सैग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का तो सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फॉर्मूले से हम लोग किस तरीके से याद रखिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो सैग किस में आता है, ये आता है हमारे पास कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर किसके बने रहते हैं, मेटल के, ठीक है। आपको पता है मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली, नॉट अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हम लोग कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास में मेटल में एक्सपांशन होता है। और मेटल में एक्सपांशन हुआ तो कि हमारा अगर मान लो कोल्ड कंडीशन में सैग इतना है, ठीक है, तो हीटेड कंडीशन में हमारे पास सैग बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सैग है हमारा बढ़ जाता है अगर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, ऑप्शन ए एंड सी आर इनकरेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा था इसका, ऑप्शन सी। अब देखिए जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में क्या होता है, फंडामेंटली आप जो गलतियाँ करके आते हो जहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी कबार विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो इन सारे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन में। हालांकि वो हम लोग ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन हमें नहीं आता है, फंडामेंटली हम लोग 5 से 10 सेकंड उसको सोचने में लगा देते, ठीक है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम होता है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम। ओके, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, सैग के ऊपर ये हमें पूछा गया कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन है 220 मीटर का, कंडक्टर का वेट है 804 किलोग्राम पर किलोमीटर, हमें मैक्सिमम सैग कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंडक्टर की वो 5758 किलोग्राम से, सेफ्टी फैक्टर्स 2 बताया गया और हमें मैक्सिमम टेंशन हमें पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम टेंशन टी। ओके, देखिए गाइस, जो हमारे पास वर्किंग टेंशन होता है, ठीक है, वर्किंग टेंशन जो रहता है वो कितना रहता है, वो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहती है अगर हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेफ्टी फैक्टर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते तो हमारे पास में वर्किंग टेंशन मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास 5758 डिवाइड बाय हमारे पास सेफ्टी फैक्टर कितना है 2, इसका जो वैल्यू निकल के आता है 2879, ठीक है, 2879 आया। सैग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, सैग विल बी इक्वल टू WL² / 8T विच इज इक्वल टू, इस केस में जो है हमारे पास में वेट जो है 0, देखिए यहाँ पे 804 किलोग्राम पर किलोमीटर है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस किलोग्राम पर मीटर में, तो हम लोग मीटर से किलोमीटर में, तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.804 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा ये वैल्यू को, 0.804 मल्टीप्लाइड बाय L²। लेंथ कितना है हमारे पास ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है, देखिएगा
ठीक है। तो 0.804 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर, लेंथ हमारे पास मीटर में, अगर किलोमीटर्स में रहती तो उसको भी कन्वर्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। ये आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास 8 इंटू टी। टी का वैल्यू कितना है, ठीक है, टी का वैल्यू है 575 नहीं लेना है, 2879 लेना है आपको। ओके, तो जो सैक का वैल्यू आएगा यहाँ पे हमारा वो निकल के आता है 1.69 मीटर। ओके, 1.69 मीटर आता है हमारे पास। डायरेक्टली ऑप्शन ए में गिवन है, इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क करके आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है 2879 है गाइस। ओके, अब देखिए 2879 है तो हमने ये जो मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, वो भी हम लोग निकाल लिया। ओके, जो वर्किंग टेंशन है तो 287 यहाँ पे भी बताया गया है, यहाँ पे भी बताया गया है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो, जिसके कारण हमारा टाइम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली बच जाता है। ओके, अगर ये हमने वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हम लोग आंसर कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए स्पैन और सैग में जो डिफरेंसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हो गया हमारा ट्रांसमिशन पोल, ठीक है, ओके, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कंडक्टर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है गाइस, ठीक है, ये होती है हमारे पास में इसका स्पैन। ओके, यहाँ से यहाँ तक, या फिर हम लोग कह सकते हैं जहाँ से कंडक्टर सस्पेंडेड है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, ये हो गया इसका स्पैन, मतलब कितना लंबाई का है, ठीक है। सैग कौन सा रहता है, ये जो मैक्सिमम डेविएशन होता है, ये कैटेनरी टाइप का जो फॉर्म होता है, ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास में इसमें सैग। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड है 50 मेगावाट का, कैपेसिटी फैक्टर है 0.6 का, यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.85 का। तो हमें फॉलोइंग फैक्टर्स पता करने हैं, लोड फैक्टर और एनुअल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो चुकी है ये हमें पता करना है। ओके, अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होता है, ये अगर हमने यूट्यूब पे सेशन डाल के रखा है, वो अगर आपने मिस कर दिया होगा गाइस, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा गाइस, वो आप जाके डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। तीनों भी फैक्टर्स बताए गए गाइस। ओके, अब देखिएगा रेटेड कैपेसिटी हमें पता करनी है। ओके, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगेगा यूटिलाइजेशन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 50 हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है। ओके, डिवाइड बाय हमारे पास है रेटेड कैपेसिटी। ओके, यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑलरेडी बताया गया, तो हमारे जो रेटेड कैपेसिटी हो जाएगी, रेटेड कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय हमारे पास में यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना था 0.85। एग्जामिनेशन में अगर परसेंटेज में बताई गई तो आपको डायरेक्टली डेसिमल फ्रैक्शन में वैल्यू लेना है गाइस, ठीक है। जहाँ पे हो जाएगा 0.85, तो इसका वैल्यू निकल के आता है हमारा 58.82 मेगावाट। ये क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रेटेड कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी फैक्टर अब अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम लोग देखिए कैपेसिटी फैक्टर अगर हमें निकालना है तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास में एक्चुअल एनर्जी है, ठीक है, एक्चुअल एनर्जी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारे पास में रेट कैपेसिटी है उससे, रेटेड कैपेसिटी है। लेकिन कैपेसिटी फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास बताया गया जो कि हमारे पास 0.6, ठीक है। एक्चुअल एनर्जी को अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए डिवाइडेड बाय हमारे पास रेटेड कैपेसिटी कितने हैं, ये 58.82। ओके, तो एक्चुअल एनर्जी यहाँ से निकल के आती है गाइस, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर लेना, सिंपल है। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0.6 से, ठीक है, तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है 35.29 मेगावाट। दो वैल्यूज आ चुकी है गाइस, ये आ चुकी है एक्चुअल एनर्जी और रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, जो एनर्जी जनरेट होती है पर एनम, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे इस जो हमारे पास एक्चुअल एनर्जी कितने हैं, एक्चुअल एनर्जी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8760 से, ठीक है। तो 35.29 मल्टीप्लाइड बाय 8760, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻⁶ मेगावाट आवर। ये हमारे पास वैल्यू है कि 0.3 इंटू 10⁻⁶ मेगावाट आवर। ये हमारे पास दो ऑप्शन में गिवन है, लेकिन हमारे पास में लोड फैक्टर पूछा गया। अगर आपको लोड फैक्टर का रेशियो पता होगा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, तो जो एवरेज लोड है, ठीक है, एवरेज लोड कितना है हमारे पास में, जो एक्चुअल एनर्जी है वो है हमारे पास 35.29, ठीक है, 35.29 डिवाइड बाय हमारे पास मैक्सिमम डिमांड कितना है 50 मेगावाट का, 50 मेगावाट का है, करेक्ट। तो हमारा इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास 0.7058। अब देखिए एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट्स को यहाँ पे भी दिक्कत जाती है कि सर ये जो डेसिमल वैल्यूज है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ 35.29 डिवाइड बाय
आपको 50 करना है, ठीक है। तो आप ऐसा 0.29 को कन्वर्ट मत कीजिएगा, 35 डिवाइड बाय 50 कीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा ऑलमोस्ट, ओके। तो 70% के अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन से वैल्यूज में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे भी गिवन है, बट हमारे पास में दो ऑप्शंस को हमने कहाँ एलिमिनेट कर दिया था, जहाँ पे 0.3 × 10⁶ आया था और यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे दोनों भी ऑप्शन नहीं होने, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू था ये 0.5 का भी नहीं होना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने के थोड़ा सा स्मार्ट मूव यूज़ करने लायक, क्योंकि हमारे पास हर बार नॉट नेसेसरीली हमें एक फॉर्मूला याद है या फिर हम लोग उसको करेक्ट आंसर मार्क कर पाए, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको पेपर अप्रोच करना होता है, ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द जनरेटर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो जनरेटर रिएक्टेंस के ऊपर जितना हमारा लो रिएक्टेंस रहेगा, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा हमारी पीक पावर और इंक्रीज करेगा इनिशियल रोटर एंगल। यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द जनरेटर इज डिपेंडेंट ऑन द जनरेटर रिएक्शन, दैट मीन्स लोअर द जनरेटर रिएक्टेंस डिक्रीजेस द पीक पावर एंड इंक्रीजेस द इनिशियल रोटर एंगल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उल्टा ही बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में हाउ हेवीली द जनरेटर इज लोडेड, करेक्ट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो है जनरेटर की डिपेंडेंट रहती है कि कितना हमारा जनरेटर लोडेड है, स्टेटमेंट करेक्ट है। हालांकि अगर हमारे पास में अगर हमने ऑप्शन निकाल दिया और हमारे पास में ऑप्शन ए और बी के कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसका दूसरा कोई भी ऑप्शन हमारे पास सिग्निफिकेंट है नहीं। ए के साथ अगर सी होता तो हम लोग देखते थे, तो आपको ऑप्शंस भी देख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रायल और एरर के बेसिस पे आपको पढ़ा रहा होगा, इसकी किस तरीके से अप्रोच हो रहा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। होता क्या है कि यही चीज़ें छोटी छोटी आपको एग्जामिनेशन में मदद करते गए टू सॉर्ट आउट योर पेपर। नॉट नेसेसरीली अगर आपको कोई एक कंसेप्ट नहीं आता है तो उसके पीछे आपका काफ़ी सारा समय व्यतीत कर दो, ये बिल्कुल भी आपको कर लेना गाइस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। बाकी भी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, बट जस्ट लाइक फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम्पल मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस, ओके। जनरेटर आउटपुट ड्यूरिंग फॉल्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे जनरेटर का ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था इन एक्टिव पावर एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। एक्टिव पावर और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हमें पूछा गया कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। एक्टिव पावर और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में जो फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। अ कंसिडरेबल ड्रॉप इन अ फ्रीक्वेंसी कुड रिजल्ट इन अ लो मैग्नेटाइजिंग करंट इन एन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ये गलत है जो गाइस, ठीक है। एक बताया गया है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप होता है तो उसके कारण लो मैग्नेटाइजिंग करंट और इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है, गलत हो जाएगा, ओके। इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी हमारा हम लोग मार्क करेंगे कि इनकरेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिव पावर बैलेंस, स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बताया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिव पावर बैलेंस, नहीं, रिएक्टिव पावर बैलेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में भी होती है गाइस, ठीक है। बी तो हमारा इनकरेक्ट था, सी भी हमारा इनकरेक्ट था। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, रिलेटिवली क्लोज्ड कंट्रोल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इंश्योर्स कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, करेक्ट है। मतलब कि अगर हम लोग क्लोज कंट्रोल अगर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का, तो वो हमें स्पीड के इंडक्शन मोटर के स्पीड में हमें कांस्टेंट उसमें देखने को मिलता है। फंडामेंटली हमें यही बताया गया कि अगर हम लोग क्लोज कंट्रोल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके कारण हमारे जो स्पीड है इंडक्शन मोटर का वो कांस्टेंट हमें दिखाई देता है, ओके। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ऑप्शन बी और सी हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। नॉट नेसेसरी इसको देख के आपको माइंड पे प्रेशर रहना है कि हमारा टॉपिक प्रिपेयर्ड है या नहीं। अभी तक की आपकी जितनी भी प्रिपरेशन चल रही है उसको आपको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना है। 2018 का पेपर है ये, ठीक है, और अभी हमारा चल रहा है 2023, ठीक है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को तो आपको रिकॉल करके ही जाना होगा, लेकिन जो आपका अपडेटेड सिलेबस है गाइस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चंस को लेके माइंड में आपको प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, इस पॉइंट पे तो भी एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 क्वेश्चन में से हम लोग 200 क्वेश्चन ही एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्रेजेंट है। और होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्यूरेटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो कुछ क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हो तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका पेपर एक्यूरेटली आप अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। ऑप्शन बी और सी जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि जो वोल्टेज कंट्रोल या फिर पीवी बस रहती है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में जनरेटर और वोल्टेज कंट्रोल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, सिंपल सा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें 3 अलग अलग टाइप के बसेस रहते हैं। एक तो रहता है रेफरेंस बस, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैक बस,
ठीक है। दूसरा रहता है हमारे पास में जनरेटर बस, ठीक है, या फिर हम लोग वोल्टेज कंट्रोल बस या फिर पीवी बस भी हम लोग उसको कहते हैं। थर्ड रहता है हमारे पास में लोड बस या फिर पीक्यू बस। यहाँ पे कौन से क्वांटिटी अननोन रहती है, कौन से स्पेसिफाइड रहती है, इसका टेबल मैंने ऑलरेडी बता दिया गया। इस मॉक टेस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन डाल के रखा है, वहाँ पे आपको प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। तो जो लोड कंट्रोल या फिर पीवी बस रहते हैं, वो जो जनरेटर और ये ऐसी बस रहती है जहाँ पे जनरेटर और वोल्टेज कंट्रोल इक्विपमेंट कनेक्टेड रहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, और यूनिक वे से इन्होंने पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, गॉस सीडल मेथड ऑफ पावर फ्लो सॉल्यूशन, द एक्सेलरेशन फैक्टर फॉर इन अ गॉस सीडल मेथड ऑफ पावर फ्लो सॉल्यूशन। बताया गया कि गॉस सीडल मेथड जो होता है पावर फ्लो सॉल्यूशन में, तो जो एक्सेलरेशन फैक्टर रहता है, द एक्सेलरेशन फैक्टर इट इज़ फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इटरेशन। देखिए एक्सेलरेशन फैक्टर किसके लिए होता है, जो नंबर ऑफ इटरेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, न्यूटन रैप्सन्स मेथड और गॉस सीडल मेथड का आपको एक डिफरेंस अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, वहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टिव पावर सप्लाई कैपेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो जो अल्टरनेटर की रिएक्टिव पावर सप्लाई कैपेबिलिटीज होती है किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, उसके शॉर्ट सर्किट रेशियो कितना है अल्टरनेट पे, जिसको हम लोग SCR रेशियो भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं गए, शॉर्ट सर्किट रेशियो रहता है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर डिफाइन किया जाता है उसके रिएक्टिव पावर सप्लाई कैपेबिलिटीज। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो फेरेंट इफेक्ट होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द लाइन कैपेसिटेंस। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे हमारे पास में नो लोडेड या फिर लाइटली लोडेड लाइन्स रहती है, ठीक है, उस केस में हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास में लाइन कैपेसिटेंस का इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल फॉल करंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय, तो जो सिमेट्रिकल फॉल करंट होता है वो सिस्टम इम्पिडेंसेस के कारण वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज प्रोफाइल, सिस्टम पावर रेटिंग, डीसी कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करंट, ये ऑप्शन नहीं होगा गई। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट जो है वो सिस्टम इम्पिडेंसेस के कारण रिड्यूस कर जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, लिमिट कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर में गाइस जस्ट आप क्वेश्चंस को देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को पूछा है। और अगर आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और जस्ट राइट आफ्टर योर एग्जामिनेशन, जैसे आपका एमपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका आंसर की भी हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे। सो आप उसका भी जो आंसर किया है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। उसी दिन हम लोग 1 से 2 दिन में मैक्सिमम बिफोर योर सबमिशन ऑफ योर आंसर्स वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल मेजरिंग द पावर इन अ 3-phase लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड फॉर रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर मेथड विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन। ठीक है, 3-phase लोड को हमें मेजर करना है बाय यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड। तो उस केस में हमारा जो 2 वाटमीटर इक्वल और अपोजिट रीडिंग कर रहे हैं तो वो जो लोड है वो प्योरली इंडक्टिव रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ओके, इसके लिए मैंने आपको टेबल मेंशन करके रखा है, वो यूट्यूब पे भी है मेजरमेंट के सेशन में, और मैंने कोर्सेज के अंदर भी बताया गया कि 2 वाटमीटर मेथड से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका एक तो फॉर्मूला हमारे पास पावर फैक्टर एंगल का भी हमारा फॉर्मूला बन सकता है, या फिर 2 वाटमीटर से W1 W2 वो इक्वल कब रहता है, W1 0 कब रहता है, W2 हाफ कब रहता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज और उसके पैटर्न्स है हमने बता के रखे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो डेफिनेटली रिकॉल करके जाइएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट शोन इन द गिवन बिलो, द करंट थ्रू द 28 ओम रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। ठीक है, ये जो हालांकि क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, आप इसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। ठीक है, ऑफिशियल उन्होंने क्वेश्चन कैंसिल करा दिया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था हालांकि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक RLC सीरीज सर्किट है जिसमें R, L और C का वैल्यू बताया गया है। वो अगर मैंने 230 वोल्ट AC सोर्स को कनेक्ट करके रखा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को, तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो करंट कितना होगा हमें पूछा गया है। सिंपल सा है गाइस। ठीक है, अब अगर देखिए रेजिस्टेंस है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर हमारा 0 हो जाता है उस केस में, तो हमारा सप्लाई करंट 0 क्यों होगा, सिंपल सा मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो ऐसे शॉर्ट सर्किट करके वर्क करेगा। ठीक है, और कैपेसिटर करके यहाँ पे ओपन सर्किट करके वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइन वेव करंट हैविंग अ पीक वैल्यू IM विल बी व्हाट। ठीक है, एवरेज वैल्यू पूछी गई पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइन वेव करंट। ठीक है, जिसका पीक वैल्यू है IM। ठीक है, सिंपल है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ IM बाय पाई।
ओके, ट्वाइस ऑफ IM बाय पाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, उसके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो साइनोसॉइडल पीक्स हमारे बनते हैं, जैसे कि हमारे पास में स्क्वायर वेव हो जाए, ट्रायंगुलर वेव, उसके पीक फैक्टर, ठीक है, अलग अलग जो फैक्टर्स हमारे पास में एग्जामिनेशन में बनते हैं, वो आपको डेफिनेटली करके जाना होगा। एक क्वेश्चन इससे फंडामेंटली पूछा इधर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर यूनिटी रहता है RLC सीरीज और RLC पैरेलल सर्किट में, दोनों भी, चाहे वो सीरीज सर्किट हो RLC सीरीज या फिर RLC पैरेलल सर्किट में, जब हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर जाते हैं तो हमारा जो सर्किट है एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है। एंड इन दैट केस हमारा जो पावर फैक्टर रहता है cos फाई यूनिटी रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे तीनों भी कंडीशंस में आपको गलत बताया गया है, ओके, कि पावर फैक्टर बेटर रहता है RLC सीरीज में और पैरेलल में बैड रहता है, लीडिंग रहता है, लैगिंग रहता है, तो ये आपको इन सारे ऑप्शंस को ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। पर्टिकुलरली सीरीज रेजोनेंस में जो करंट रहता है वो हमारा मैक्सिमम रहता है और पैरेलल में हमारा मिनिमम रहता है। उसी तरीके से जो इम्पीडेंसेस रहता है सीरीज में हमारा मिनिमम रहता है, ओके। हालांकि जो अभी हमने आई गेस करंट को, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीरीज में जो गाइस अगर हमने मिनिमम कहा है तो आई टोटली अपोलोजाइज, ठीक है। करंट जो रहता है सीरीज में वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है, और हमारे पैरेलल में जो है हमारा मिनिमम रहता है, ठीक है। अगर इंपीडेंसेस की बात करते हो तो इंपीडेंस हमारा मिनिमम रहता है और पैरेलल में हमारा मैक्सिमम रहता है। इसका जो डिफरेंशिएशन का जो चार्ट है वो भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। एक क्वेश्चन वहाँ से आपको डेफिनेटली बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, टू हीटर्स A and B आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस अ सप्लाई वोल्टेज V. Heater A produces a 500 kilocalorie in 20 minutes and B produces 1000 kilocalorie in a 10 minutes. The resistance of A is 10 ohms. The resistance of B will be what? देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है गाइस, हमने एक लैंप बेस्ड जो सेशन आपको प्रोवाइड करके रखा है उसका आपको वॉच करना होगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे सेशन मिलेंगे, जैसे अगर हमारे पास दो लैंप सीरीज में कनेक्टेड है, दो लैंप्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना रहेगा या फिर इसका वोल्टेज कितना रहेगा, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे। तो आप उसको जाके डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। अब देखिए जो रेजिस्टेंस जो हमारे पास में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितना है, 500 किलो कैलोरी इन 20 मिनट्स, 500 किलो कैलोरी इन 20 मिनट्स। रेजिस्टेंस भी बताएगा फर्स्ट का 10 ओम्स का, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस रहता है वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, EA विच इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय RAT, ओके, V स्क्वायर डिवाइड बाय RAT, ओके, RA इंटू T। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बी में वो भी हमारे पास बताया गया है 1000 किलो कैलोरी इन 10 मिनट्स। तो इसके कारण हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए क्योंकि पैरेलल वोल्टेज पैरेलल के अक्रॉस हमने कनेक्ट करके रखा है दोनों भी हीटर्स में, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका वोल्टेज और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो रेशियो निकलेगा EA अपॉन EB विच इज इक्वल टू हो जाएगा RB अपॉन RA। इन रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो RB का हमारा वैल्यू निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ B विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA अपॉन EA कितना है हमारे पास में 500 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय RA का वैल्यू कितना है हमारे पास में 10 ओम्स का है, ठीक है। यह आ जाएगा 1 जा, ये 4 जा, यह आ जाएगा 2.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर इज 45,000 माइक्रोकूलम देन द टोटल कैपेसिटेंस इन अ माइक्रोफैराड विल बी व्हाट, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस है हमें पता करना है गाइस। देखिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एक आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, जैसे कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। Q इज इक्वल टू CV, ये हमें फॉर्मूला पता है। देखिए चार्ज हमारे पास बताया गया 4500, ठीक है। C का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। C इक्विवेलेंट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, ओके। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास में 135, ओके, 135। अगर हम लोग इसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं तो 33.33, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड, क्योंकि ये कंप्लीट इसका टोटल होगा, ओके। इसको अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 33.33 माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आप हर एक इसका भी फाइंड आउट करते तो भी आपको इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट अप्रोच रखना होगा तो इस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हो, ठीक है। कैपेसिटेंस के अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका एडिशन जो है तीनों का एडिशन हो जाता है 1 + 2 + 3 इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास जिस तरीके से सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वैसे हम लोग उसको एडिशन कर देना, उसी तरीके से उसका रिवर्स में हमारे पास मेथोडोलॉजी लगती है, ठीक है। अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटेंस तो उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो क्या हम लोग करेंगे, C1 × C2 अपॉन C1 + C2, ओके।
इस तरीके से। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 100 वाट का लाइट बल्ब है जो बर्न हो रहा है ऑन एन एवरेज 10 आवर्स अ डे फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए हर दिन वो 10 घंटे वो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो वीकली कंजम्पशन कितना होगा हमें पूछा गया, ठीक है। कंजम्पशन मतलब क्या है, एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। उसको हम लोग पावर को जब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा एनर्जी कंजम्पशन आता है गाइस, ठीक है। एक यूनिट मतलब कितना होता है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। एक यूनिट मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। तो पावर रेटिंग है 100 वाट का, ठीक है। कितने घंटे चल रहा है 10 घंटे, कितने आवर्स के लिए, ठीक है 7 घंटे के लिए, ठीक है। इसका वाटेज कितना है 100 इंटू 70 विच इज 7 किलो वाट आवर, ओके। 7 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वीकली कंजम्पशन इन यूनिट्स पूछा गया इसलिए 7 यूनिट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 impedances आर कनेक्टेड इन अ डेल्टा हैज आई which has a phase 1 and 2 with a R1 minus JXL, phase 3 with a R3 plus JXC, R1 R2 और R3 इक्वल है और XL इज इक्वल टू XA। तो ये लोड कौन सा होगा ये हमें पूछा गया। देखिए गाइस ये लोड अनबैलेंस होगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। हालांकि इसके इम्पिडेंसेस सेम है, ठीक है। हालांकि इसके इम्पिडेंसेस सेम है बट इसमें जो फेज एंगल का हमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फेज एंगल का हमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है इसलिए हमारे पास में जो लोड रहेगा वो अनबैलेंस रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपेरेंट पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड इज गिवन बाय। हमें अपेरेंट पावर पूछा गया 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड में, ठीक है। अपेरेंट पावर में हमारे पास में कोई भी साइन फाई या फिर कॉस फाई नहीं होता, ठीक है। अपेरेंट पावर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग लेटर एस, ठीक है। एक्टिव पावर हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टिव पावर में हमारे पास साइन फाई का हमारे पास में कंपोनेंट आता है, एक्टिव पावर में कॉस फाई का हमारे पास कंपोनेंट आता है। बट अपेरेंट पावर इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ओके। √3 VL IL इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 220 वोल्ट 220 बाय 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को अगर हमने ऑपरेट किया 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज पे, ठीक है, 40 हर्ट्ज सप्लाई पे अगर हमने उसको ऑपरेट किया तो उस केस में हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस है गाइस वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। हालांकि हमारा जो एडी करंट लॉसेस है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अगर देखिए क्योंकि ये हम लोग किस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा V/F रेशियो जो है हमारा कांस्टेंट नहीं तो WH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V⁻⁴ 1.6 मल्टीप्लाइड बाय F⁻⁴ 0.6 होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज पे तो हिस्टेरिसिस लॉसेस हमारा बढ़ेगा और एडी करंट लॉसेस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा अनचेंज रहेगा इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, अच्छी तरीके से रिकॉल करके चाहिएगा, बट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि हमारे पास में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है हमें, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन का सेशन है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपका जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको क्विकली इसका सेशन पेपर 2 का भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। एक हमारा ट्रांसफार्मर है, द ट्रांसफार्मर पोजेसेस अ परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड अ परसेंटेज रिएक्टेंस 1% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज रेजिस्टेंस बताया गया और परसेंटेज रिएक्टेंस 4% बताया गया। वोल्टेज रेगुलेशन और पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग और 0.8 लीडिंग, ठीक है। वहाँ पे कितना होगा उसका वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर 0.8 और पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग पे कितना होगा, लैगिंग और लीडिंग दोनों पे हमें पूछा गया, ओके। अगर हमारा 0.8 लैगिंग पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, 0.8, ठीक है, 0.8 लैगिंग पे ऑपरेट हो रहा है तो उस केस में हमारा जो कॉस फाई रहता है 0.8 है और इसी के साथ जो हमारे पास सिग्निफिकेंटली साइन फाई का जो वैल्यू रहता है गाइस, ठीक है, वो आएगा हमारे पास में 0.6। ये आप डायरेक्टली आसानी से निकल सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास में, या फिर जो आर पर यूनिट है, ठीक है, 1% है, ठीक है, और एक्स पर यूनिट है हमारा 4% है, ओके। तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन रहता है वो रहता है हमारे पास में RPU कॉस फाई प्लस माइनस XPU साइन फाई, ठीक है, साइन फाई या फिर साइन थीटा, ओके। और मल्टीप्लाइड हम लोग कर सकते हैं x परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन लोड। प्लस कब रहता है, ये लैगिंग के लिए रहता है, लीडिंग के लिए रहता है हमारा माइनस, ओके। इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 0.8 के लिए कितना आ जाएगा 1 × 0.8 प्लस 4 × 0.6। इसका जो वैल्यू निकल के आता है 3.2%, ओके। अब देखिए यहाँ पे लैगिंग के लिए हमने यहाँ पे प्लस यूज़ किया, सिमिलरली आप इसको माइनस लगा के 1 × 0.8 माइनस 4 × 0.6
ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो इसका जो वैल्यू आता है -1.6% आता है। ठीक है, तो +3.2 और -1.6% इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म अप एंड डाउन आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो अप और डाउन जो है वो रेगुलेशन जो रहता है ट्रांसफार्मर का उससे रिलेटेड है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अप रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, और डाउन रेगुलेशन क्या होता है, आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए, अप रेगुलेशन क्या होता है, अप रेगुलेशन क्या होता है, ये रेशियो रहता है हमारा चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है, टू द फुल लोड ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, E2 माइनस V2 अपॉन V2 ये हो गया अप रेगुलेशन। और डाउन रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड टू द नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे E2 माइनस V2 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हम लोग करेंगे E2 से। ठीक है, ये दोनों भी वैल्यूज ध्यान रखिएगा, अप और डाउन ये रेगुलेशन से रिलेटेड रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जनरली जो ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो डाउन रेगुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग अल्टरनेटर को है वो अप रेगुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों भी बात ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ स्मॉल ट्रांसफार्मर द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, द कॉपर लॉसेज विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ व्हाट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हमारे पास जो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दी गई 50 से लेके 200 हर्ट्ज पे। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो कॉपर लॉसेज है कितने फैक्टर से डिक्रीज हो गए, देखिएगा, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 16 के फैक्टर से डिक्रीज। किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास में जो करंट रहता है वो हम लोग निकालेंगे, करंट रहता है I विच इज इक्वल टू V बाय इम्पिडेंस। इम्पिडेंस है हमारे पास में जिसमें हम लोग R प्लस JX कह सकते हैं। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लेते हैं तो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कॉपर लॉसेस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, I2R लॉसेस से। अगर हमारे पास में 4 के रेशियो से अगर हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा सिग्निफिकेंटली कॉपर लॉसेस हमारा कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा, 16 से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 4² विल बी इक्वल टू 16। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू कंपोनेंट ऑफ अ नो लोड करंट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर IW इज इक्वल टू 0.4 एंड IM इज इक्वल टू 1.44 एम्पियर। इट्स नो लोड पावर फैक्टर विल बी व्हाट। ओके, देखिए, नो लोड पावर फैक्टर हम लोग निकालते हैं cos phi विच इज इक्वल टू IW बाय I0। ये नो लोड करंट होता है। अब ठीक है, IW का वैल्यू हमारे पास में बताया गया 0.4 है। ठीक है, नो लोड कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं IM² बाय IW²। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय IM। मैग्नेटाइजिंग करंट कितना है 1.44 स्क्वायर प्लस वर्किंग कंपोनेंट्स का वैल्यू कितना है 0.4 स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए में भी गिवन नहीं है, ऑप्शन बी में भी गिवन नहीं है, यहाँ पे 14.4 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 14.4 स्क्वायर है। ठीक है, और ऑप्शन सी में भी यहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यूज बताएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। जल्दबाजी में 1.44 स्क्वायर जैसे हमने दिखा है, ये 14.44 स्क्वायर, कॉन्फिडेंट होकर हम लोग इसको ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको छोटी छोटी जो वैल्यूज होती है इसको डिटेल में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, काफ़ी कबार जो गाइस हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, इस कॉन्फिडेंस में हम लोग उसको गलत मार्क करके आते हैं गाइस, या फिर स्किप आउट करके आते हैं, तो डेफिनेटली आप आपका कॉल लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन किस तरीके से। बट छोटी छोटी वैल्यूज को ऑब्जर्वेशन रखिएगा, डेफिनेटली आपको मदद मिलती है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज भी आता है तो उसको भी आप कॉन्फिडेंट रह के ही मार्क करना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द सेम ट्रांसफार्मर हैव अ हाईएस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, इनमें से कौन से केसेस में सेम ट्रांसफार्मर के हाईएस्ट एफिशिएंसी रहेगी, अगर एक ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है रेटेड लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। सिंपल है, यूनिटी पावर फैक्टर में हमारे पास रिएक्टिव पावर कंपोनेंट काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण the following is true if the BC represent core flux density and BG represent the average air gap flux density। ठीक है, फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण हमारे पास में जो BC रहता है, जो हमारा कोर फ्लक्स डेंसिटी रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्रिंजिंग इफेक्ट आपको क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक कोर में अगर ये मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक कोर है कंप्लीटली, ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास बल्जिंग होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ओके, तो जो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग इफेक्ट में हमारे पास में जो कोर फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द एवरेज एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ मैग्नेटिक सर्किट द रिलेशनशिप विच इज सिमिलर टू द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ वेयर फाई इज अ फ्लक्स एंड एस इज अ रिलेक्टेंस। सिंपल सा मैंने ऑलरेडी बता दिया गाइस, करंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं V बाय R।
करंट मैग्नेटिज्म सर्किट में किसके साथ एनालॉग होता है, फ्लक्सेस के। वोल्टेज किसके साथ होता है, एमएमएफ के, ठीक है, जिसको ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है रिलक्टेंस के, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रिलेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनालॉजी के ऊपर मैंने सेशन ऑलरेडी बता दिया गाइस, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया कि रिलक्टेंस किसके एनालॉगस होता है, रेजिस्टेंस के। परम्यूस किसके होता है, कंडक्टर्स के, ठीक है। ईएमएफ एमएमएफ से। तो ये एनालॉजी पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आसानी से बन सकता है, ठीक है। एक कॉइल है हमारे पास 0.5 हेनरी का, जो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा उस कॉइल में, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं गाइस, ओके। तो जो डी आई होता है वो होता है चेंज इन करंट, डी टी होता है चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन करंट कितना है, 1 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है, 1 माइनस -1, ठीक है। रिवर्स इन 1 मिली सेकेंड, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 एम्पियर आएगा। चेंज इन टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड्स, ओके। तो एल का वैल्यू कितना है, 0.5, 0.5 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 मिली सेकेंड है गाइस, तो हम लोग 0.1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू निकल के आता है 1000 वोल्ट, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। A coil of a 1000 turn is wound on a core. If a current of a 1 ampere is flowing through the coil, creates a core of a flux 1 milliweber. What is the energy stored in the magnetic field? कितना मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है गाइस हमारे पास में, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एल क्या हो जाएगा हमारे पास में, n इंटू 5, ठीक है। 1000 टर्न से फ्लक्स है 1 मिलीवेबर का, 1 इंटू 10⁻³ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हेनरी, सिंपल है, ओके। 1 हेनरी आ गया, तो जो इंडक्टर का हमारे पास पावर रहता है, ठीक है, वो रहता है हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। हाफ एल का वैल्यू कितना है 1, आई का स्क्वायर कितना है, आई का जो वैल्यू है वो भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ जूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी कबार जो होता है हम लोग क्वेश्चन पेपर को टफ कंसिडर करके चलते हैं, बट एग्जामिनेशन में ऐसे फंडामेंटल अप्रोच अगर आप रखते हो तो एग्जामिनेशन में आप क्विकली आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस। लैप वाउंड डीसी मशीन में 400 कंडक्टर्स है, 8 पोल्स है, वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर है 2 वोल्ट का, तो मशीन कितना जनरेट करेगा वोल्ट में, ठीक है। हमें पूछा गया गाइस यहाँ पे लैप वाउंड है, तो मैंने आपको बताया था लैप में क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है। कंडक्टर्स बताया गया, नंबर ऑफ पोल्स है, तो हमारे पास ए का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, करेक्ट। 8 पोल्स का वैल्यू इसलिए। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में कितने रहेंगे, 400 डिवाइडेड बाय कितने पैरेलल पाथ है यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, ठीक है, 50 आ जाएगा, करेक्ट। तो 50 इंटू हर जहाँ पे बताया गया वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, हर एक कंडक्टर में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, 2 वोल्ट्स, ठीक है। इंटू अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को अभी तक ये रियलाइज हो रहा है कि हम लोग काफ़ी क्विकली क्वेश्चन को डिस्कस करें। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमने काफ़ी फंडामेंटल थियरी ऑलरेडी पढ़ के चुके हैं। अगर मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हुई गाइस रिगार्डिंग योर एमपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। जितना हमसे मैक्सिमम हो सके मैं आपको गाइडेंस कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इट इज़ योर लास्ट टाइम जहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। सो आपका ये लास्ट चांस है, डेफिनेटली इसको फ्रूटफुल बनाइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, एक जनरेटर डिलीवर कर रहा है 210 वोल्ट नो लोड पे और 200 वोल्ट फुल लोड पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा डीसी जनरेटर का कितना होगा, हमें पूछा गया 210 माइनस 200। यहाँ पे बेस वैल्यू कौन सी लेनी है, यहाँ पे बेस वैल्यू हमारे पास में, ठीक है, फुल लोड की लेनी है 200, ओके। तो 10 डिवाइड बाय 210, 10 डिवाइड बाय 200, ठीक है। 0.5% इसका वैल्यू, 5% इसका वैल्यू आ जाएगा, ये 1 जा ये आ जाएगा 2 जा, ठीक है। 1/2 विच इज 0.5 इंटू 100 करते तो 5% इसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, काफ़ी कबार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। आर्क वेल्डिंग पर्पजेस के लिए वी यूज डीसी जनरेटर विच इज ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंडेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज है डीसी मशीन का 230 वोल्ट को, इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू डीसी मशीन इज 230 वोल्ट, देन द बैक ईएमएफ फॉर अ मैक्सिमम पावर डेवलप विल बी व्हाट, ठीक है। बैक ईएमएफ के लिए एक्स के लिए मैंने आपको रेशियो बताया था, वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है हमारे सप्लाई वोल्टेज के, ठीक है। तो 230 डिवाइड बाय 2 115 वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी पुराना पेपर है 2018 का, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन उस टाइम पे जो रिपीटेड होते हैं ये आपको हमें देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट टीसी मशीन है
जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस है 1 ओम का और अगर हमारा फुल लोड करंट है 20 एम्पियर्स का, तो जो डिफरेंस पूछा गया इंड्यूस्ड वोल्टेज जब हमारा मशीन रन हो रहा है एज अ मोटर एज अ जनरेटर कितना रहेगा। ठीक है, देखिए गाइस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहता है जनरेटर में, Eg इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर ए। ये प्लस कब होता है, ये अब हमारा जनरेटर है, माइनस कब रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा जब एज अ मोटर करके वर्क करेगा। सिंपल है, मैं आपको दे दूँ, आप ओरली भी सॉल्व कर दे। 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट का आर्मेचर में ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर में ड्रॉप हो जाएगा। ओके, इस केस में हमारा 220 वोल्ट हमारा कौन सा सप्लाई है, टर्मिनल वोल्टेज है, तो आप इसमें से डायरेक्टली निकाल सकते हो गाइस। ओके, बट इसके लिए भी शॉर्टकट आता है, तो वो क्या था, ट्वाइस ऑफ आई इंटू आर ए। ओके, ट्वाइस ऑफ आई इंटू आर ए, 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 एम्पियर और आर ए का वैल्यू है हमारे पास 1, 2 इंटू 20 विच इज़ 40 वोल्ट। इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, 220 माइनस हम लोग एक बार करेंगे, 220 माइनस हम लोग 20, ये आ जाता है 200, और 220 प्लस अगर हम लोग 40 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है, 220 अगर हम लोग प्लस 20 करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाता है 240। ठीक है, तो 200 से डिफरेंस अगर हम लोग 240 का डिफरेंस निकालते हैं, 200 से 240 का डिफरेंस, ये 40 वोल्ट का आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन इलेक्ट्रिकल मशीन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, जहाँ पे हमारे लोग मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करते हैं, ये जो प्रोसेस रहती है रिवर्सिबल रहती है। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीसी मशीन में पूछा गया है कि यहाँ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो जो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पर रहती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में रहती है। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन फिगर आपको पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। काफ़ी फंडामेंटल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिंपल है, फॉर्मूला है EJ इज इक्वल टू 5PZN/60। ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, एन होता है नंबर ऑफ स्पीड, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, एफ होता है फ्लक्सेस। ठीक है, तो जो ईजी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पास आर्मेचर स्पीड से, नंबर ऑफ मशीन पोल से, ठीक है, और फ्लक्स पर पोल से। ठीक है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें आसानी से मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो फील्ड वाइंडिंग रहती है डीसी शंट मशीन की, ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग रहती है डीसी शंट मशीन की, वो प्लस माइनस डीसी वोल्टेज से हम लोग एक्साइट करते हैं, उसको वोल्टेज एक्साइटेशन की जरूरत रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर फॉर गिवन लोड कैन बी कंट्रोल बाय। डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है हम लोग किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फील्ड करंट को एडजस्ट कर सकते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस जो इंड्यूस किया है हमारे आर्मेचर सर्किट में उसके भी द्वारा हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के मेथोडोलॉजी रहते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और हमारे पास रहते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, जो फील्ड कंट्रोल मेथड रहती है गाइस, उसमें हमारे पास जो फ्लक्सेस को वैरी करते हैं हम लोग, जो स्पीड है, ठीक है, ये बेस स्पीड हो गई, मोर देन इट्स बेस स्पीड के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो है हम लोग ये जो है कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो रहती है, ठीक है, ये बिलो बेस स्पीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और वो हम लोग कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर के लिए यूज़ करती है। दोनों भी फैक्टर्स एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो दोनों भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क की तरह से दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया नेक्विस्ट स्टेबिलिटी प्लॉट फॉर GH इक्वल्स टू S माइनस A अपॉन S इन ब्रैकेट S प्लस B फॉर A एंड B ग्रेटर दैन 0 कितना होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट डेफिनेटली ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, लेकिन इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। हम भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कतें चाहती हो गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर 1 के हमारे 100 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको पेपर 2 का भी सोल्यूशन चाहिए होगा जल्दी से जल्दी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्विकली आपको उसका सेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो अपने को मॉक टेस्ट मैंने आपको रिकमेंड किया तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना गाइस। प्रीवियस सेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से जाकर एक्सेस करना है। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना गाइस। ठीक है, और रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। हमारे चैनल कोचिफा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सुपर MCQ कोर्स और उसके मॉक टेस्ट को देना मत भूलिएगा, ऐप को डाउनलोड करके आप दे सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।